पीए थे दत्त साहब, योगेंद्र दत्त, नाम याद रखिए। अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त 2019 में 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़ 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। 76 डिसमिल जमीन है जो 23-23 कट्ठा होता है, करीब करीब 0.7 एकड़ विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब सुनिए इसमें कहानी। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद सांबेवी चौधरी के नाम पर 34 लाख रुपया में। इसका डीड है, ये डीड आपको जारी करेंगे, आप देख लीजिएगा। अब इसमें नई बात, अच्छी बात क्या है, नई बात क्या है, 34 लाख रुपया में जो दत्त साहब ने जमीन खरीदी थी और यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखा गया 34 लाख रुपए में दत्त बेच रहे हैं जमीन सांबेवी चौधरी को, और एक दत्त साहब को पैसा कितना गया बैंक से 10 लाख रुपया। वो बैंक का अकाउंट डिटेल है, जरा दीजिए, तारीख आपको बता देते हैं कि 2 साल के बाद जो जमीन अशोक चौधरी ने अपने पीए के नाम पर खरीदी थी, वही जमीन वापस 2 बरस के बाद अपने बेटी के नाम पर लिखवा लिया, और 34 लाख के रुपए के जमीन के एवज में अशोक चौधरी ने दत्त साहब को 10 लाख रुपया बैंक से भेजा। यहां तक भी बात ठीक है भाई, ये कह सकते हैं कि बाद में पैसा दिए होंगे। इसी बीच इनकी बेटी चुनाव लड़ने चली गई, तो इनकम टैक्स ने इनको नोटिस किया कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 34 लाख की है और बैंक में आपसे 10 लाख रुपया दिखा रहे हैं, बाकी का पैसा कहां है। तो 10 लाख जमीन इनकी रजिस्ट्री हुई है, उसके 1 दिन बाद, तारीख नोट कर लीजिए, 20 फरवरी 2021 को 10 लाख रुपया इन्होंने अपने पीए के अकाउंट में डाला है। अकाउंट यहां पर डिटेल आपको दे देंगे, और 34 लाख रुपए का जमीन वापस इनसे ले लिया। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया कि जमीन है 34 लाख का और अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपया ही दिख रहा है, तो 4 बरस के बाद 27 अप्रैल 2025 को जमीन लिखवाया है 2021 में। इनका क्रेडिबिलिटी देखिए, जमीन रजिस्ट्रार ने लिख दिया, आप हम जाते हैं उसको खड़ा करके पूछता है भैया कहाँ है रुपया, कहाँ दिए। ये 19 में इन्होंने बेनामी जमीन खरीदी पीए के नाम पर, 21 में उस जमीन को वापस अपने बेटी के नाम पर लिखवाया, 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया तो भाई साहब ने जान बचाने के लिए 27 अप्रैल 2025 को, मतलब बेटी के एमपी बनने के बाद 25 लाख रुपया दत्त को, मिस्टर दत्त को फिर इन्होंने बैंक से ट्रांसफर किया। तो मैं आपके जरिए अशोक चौधरी जी, जो अपने आप को महादेव का भक्त बताते हैं, हमको तो लक्ष्मी के ही भक्त ज्यादा दिखते हैं, महादेव के भक्त नहीं है, ये लक्ष्मी के भक्त हैं। अगर आपने 34 लाख रुपए की जमीन अपने पीए से अपने बेटी के नाम पर खरीदी तो उसका भुगतान क्यों नहीं किया, 10 लाख ही क्यों भुगतान किया। और अगर आप कहते हैं कि 10 लाख ही भुगतान तय हुआ था, तो फिर बाद में 25 लाख रुपया 3 वर्ष के बाद इनकम टैक्स के नोटिस आने के बाद क्यों किया। अब आपको हम एक छोटा सा केस बता रहे हैं, इसका वैल्यू 34 लाख है, लेकिन आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्योंकि उसके बाद अब जो आपको बताएंगे, ये भाई साहब पिछले 2 वर्ष में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से
इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का, और सारा डीड एक एक जिस दिन का ट्रांजेक्शन है वो सारा डीड आपको यहाँ पर आप चाहे तो उसका फोटोकॉपी ले सकते हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ जो मानव वैभव विकास ट्रस्ट है हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि जब इनकी बेटी का इंगेजमेंट हुआ है उसके बाद से अचानक से मानव विकास वैभव ट्रस्ट जो है, जो कुणाल साहब के परिवार से जुड़ा हुआ ट्रस्ट है, और उसमें यहाँ के बड़े कुछ पदाधिकारी भी हैं, जियालाल आर्य बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वो भी ट्रस्टी हैं। तो मैं आपके जरिए उनसे भी आग्रह करूंगा कि सर आप तो जीवन भर ईमानदारी के लिए आपका नाम हम लोग जानते हैं, ये बताएं कि आपके ये न्यास के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन कहां से खरीदी जा रही है, ये पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि इस ट्रस्ट के ट्रस्टी जो कुणाल साहब की पत्नी हैं, उनके बेटे हैं, इनमें और अशोक चौधरी के पत्नी के बीच में डेली का बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम लोग के पास है। तो मैं अभी से इतना ही आपको बता रहा हूं कि पिछले 2 वर्षों में जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हो गई तो सगाई से शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन पटना में खरीदी गई है। टोटल 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार इतने रुपए का तो चेक से पेमेंट हुआ है। चेक से पेमेंट हुआ है 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार। 12/5/2022 को पहली जमीन ली गई 3 करोड़ 40 लाख 30 हजार में। 12/5/2022 को एक दूसरी जमीन ली गई जिसकी कीमत है 8 करोड़ 89 लाख 70 हजार। 8 दिन के बाद 20 मई 2022 को फिर एक तीसरी जमीन ली गई जिसका वैल्यू है 3 करोड़ 44 लाख 41 हजार। फिर 2 महीने के बाद 14 अप्रैल 2022 को जमीन खरीदी गई 7 करोड़ 20 लाख का। फिर 4 दिन के बाद 18 जुलाई 2022 को जमीन खरीदा गया 15 करोड़ 50 लाख का। और ये सारी जमीन इंगेजमेंट और शादी के बीच के डेट है, उतना ही आपको बता रहे हैं। और ये सारी जमीन का मालिकाना हक अशोक चौधरी के पत्नी या सायन कुणाल, उनकी माताजी अनिता कुणाल या उनसे जुड़ा हुआ जो ट्रस्ट है उसके नाम पर है। तो भाई इस ट्रस्ट में 1 करोड़ की जमीन भी नहीं खरीदी जा रही थी। जैसे ही इनका बेटी से एंगेजमेंट हुआ उस ट्रस्ट से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन खरीदी जा रही है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग ये आपको बताएं कि आखिर इतना पैसा उस ट्रस्ट में न्यास में आ कहां से रहा है। और अशोक चौधरी जी या उनकी पत्नी जो उस न्यास में मेंबर नहीं है, उनसे इनका सीधा क्या संबंध है? हम लोग के पास जो पेपर है उसके मुताबिक करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई है इनके द्वारा, अशोक चौधरी और इनके परिवार के द्वारा। और ट्रस्ट में जियालाल आर्या के साथ साथ एक महिला भी है जिसको लोग बता रहे हैं कि अभी के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की माता जी हैं। अभी के मुख्य सचिव की माता जी शायद उस ट्रस्ट में है, मैं उसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये जानकारी अभी आते आते किसी ने दिया है। तो इस ट्रस्ट के बारे में पता कर लीजिए। अशोक चौधरी को ये बताना चाहिए कि इस ट्रस्ट से उनका क्या लेना देना है, और अगर कुछ लेना देना नहीं है तो इस ट्रस्ट की ट्रेजरर जो अनिता जी हैं, कुणाल साहब की पत्नी, उनके अकाउंट से इनके पत्नी के अकाउंट में इतना पैसा कैसे आ रहा है, ये बात अशोक चौधरी जी को बताना चाहिए। तो भैया ये 3 चीज हो गए। अब अंतिम छोटभैया नेता है पेट्रोल चोर संजय जायसवाल।
भाई एक उनका लेटर दे दीजिए कि छुटभैया है, जब दूसरे सब धाराशाही हो गए तो पीछे छिटपट छटपटा रहे हैं। अब इन पर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो इनका भाव बढ़ जाएगा। मीडिया वाले भी आजकल इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पर ही बोल रहे हैं, जन सुराज पर बोल रहे हैं। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा इधर देख लीजिए चिट्ठी। इनका एक पेट्रोल पंप है इनके माता जी के नाम पर बेतिया में। तो हमने कहा कि बेतिया में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि 10 वर्षों तक ये भाई साहब वहां एक फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का था, वो बनने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उससे इनका पेट्रोल पंप का बिक्री कम हो जाता। इन्होंने कहा ना ऐसा तो कोई बात नहीं है, बेतिया का एक आदमी जानता है, इतना ही नहीं, हम आपको फोटो जारी करेंगे कि जब लोगों का दबाव हुआ तो इन्होंने एक बोर्ड लगाया था बेतिया में जिसमें लिखा था कि ये फ्लाईओवर का निर्माण मेरी वजह से नहीं, राज्य सरकार के परमिशन नहीं देने की वजह से रुका हुआ है। तो पहला प्रमाण कि फ्लाईओवर का बनना और नहीं बनना और उसका दोष इन पर था, इसका प्रमाण ये है कि इन्होंने खुद से सार्वजनिक तौर पर एक बोर्ड लगाया था कि फ्लाईओवर का निर्माण मेरी वजह से नहीं, राज्य सरकार से परमिशन नहीं मिलने की वजह से रुका हुआ है। अब इसका आगे सुन लीजिए। 2015 में भाजपा और नीतीश जी गठबंधन में नहीं थे, तो जब इन्होंने दोष लगाया राज्य सरकार पर, तो तब के जदयू के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष डॉक्टर NN शाही, जो वहां के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बड़े डॉक्टर हैं, जदयू के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने संजय जायसवाल को खुली चुनौती दी कि आपने जो बोर्ड लगाया है ये गलत है। टाउन हॉल में दोनों में सार्वजनिक चर्चा हुई थी, दोनों को करीब हजारों लोगों के सामने इस बात पर बहस हुआ कि आखिर फ्लाईओवर का निर्माण क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद पेट्रोल पंप से इनका कितना प्यार है ये समझ लीजिए। ये है गरिमा देवी सिकारिया, जो अभी वहां नगर की महापौर हैं। इनका लेटर है पत्रांक NMO 242532 डेटेड 14/8/2024, 14/8/2024 मतलब 14 अगस्त 2024 को। जरा इसमें इसका एक पारा पढ़ के आपको सुना देते हैं। ये गरिमा देवी सिकारिया ने जब स्थायी समिति की पूरी बैठक हुई बेतिया नगर निगम के, उसके महापौर के तौर पर गरिमा देवी सिकारिया ने नगर आयुक्त को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी का एक हिस्सा पढ़ रहा हूं आपको। इसके साथ ही स्थायी समिति की संपन्न बैठक 13/11/2023 पहली बैठक, 28/6/2024 दूसरी बैठक, 29/6/2024 तीसरी बैठक, 24/7/2024 चौथी बैठक और 4/7/2024 5 बैठकों में छावनी स्थित, छावनी उस इलाके का नाम है, छावनी स्थित पेट्रोल पंप को, जो संजय जायसवाल के भाई का पेट्रोल पंप है, इन्हीं का पेट्रोल पंप है, इनके पिताजी के समय का है, इनके भाई के नाम पर है। सुनिए क्या लिखा हुआ है। छावनी स्थित पेट्रोल पंप को ईंधन के अत्यधिक बिल एवं भ्रष्टाचार को देखते हुए पेट्रोल पंप बदलने का निर्णय लिया गया था और साथ ही ये तय किया गया था कि 15 अगस्त के बाद समिति के निर्णय के बाद जो भी वहां पर पेट्रोल बिका है उस सब के भुगतान पर पूर्णतः रोक लगाया जाए। ऐसा इसलिए किया गया कि वहां नगर निगम के सफाई की गाड़ियों के बिल के नाम पर 5 करोड़ रुपया मंथ वाइज आपको ये जारी कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपया 5
5,86,67,033 रुपए का इन्होंने भुगतान उस पेट्रोल पंप को नगर निगम ने किया है। और स्थायी कमेटी के 5 बैठकों में ये पाया गया कि ये ज्यादातर भुगतान फर्जी है, गलत है, ज्यादा बढ़ा कर लिया जा रहा है। स्थायी कमेटी के अभी की महापौर गरिमा सिकारिया ने नगर आयुक्त को लिखा कि भाई 5 बैठक में निर्णय हो गया कि इस पेट्रोल पंप से हम लोग को तेल नहीं लेना है, इसका भुगतान 15 अगस्त से बंद कर दिया जाए। उसके बावजूद ये अफसरों पर दबाव बनाकर नगर के अधिकारियों के साथ मिलकर सारा जो वहां नगर निगम का सरकारी गाड़ी है, जो सरकारी तेल की खरीद होती है, वो इसी पेट्रोल पंप से कराते हैं और 10 लीटर तेल बिकता है, 20 लीटर का वाउचर बनाता है। ये पेट्रोल चोर फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है। कहा हमको कि हिंद महासागर में जाएगा, हिंद महासागर में जाओ या लाल सागर में जाओ, मेरा नाम प्रशांत महासागर है, इसमें डूबोगे तो कहीं पता नहीं चलेगा कहां जाओगे। और इनको अंतिम बार कह रहे हैं, आज इतने पर इनको छोड़ रहे हैं, पेट्रोल चोर हो, तुम्हारी औकात इतनी है, इतने पर रहो, अपने से ऊंचा उछलने की कोशिश मत करो। भाषा का विषय का ज्ञान नहीं है, न शकल न सूरत, और बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। बात करता है बाप दादा के। आपके पिताजी बहुत बड़े सज्जन व्यक्ति थे, मदन जायसवाल जी का बहुत इज्जत है, आपकी इज्जत कुछ नहीं है। आप भाजपा छोड़कर भाग गए थे, राजद में चुनाव लड़ा, 5,500 वोट आया। सुधीर शर्मा जी बैठे हैं, ये कहानी बताएंगे, हैं? सुन लीजिए। मदन जायसवाल जी बड़े व्यक्ति थे और ये आदमी पेट्रोल का वाउचर चोरी करने वाला हम पर उंगली उठाएगा। हिंद महासागर में जाओ, डूब लो। और अभी आए थे अमित शाह जी, उनको पेपर दे दो, ईडी सीबीआई का छापा डलवा देना, हमको पकड़ लेना, यही खड़े हैं। कहा है ना कि हमको जेल भिजवाएंगे। 7 जन्म लगेगा ना तो प्रशांत किशोर का हाथ नहीं पकड़ पाओगे, जेल भिजवाना तो बहुत बड़ी बात है। तो भैया तेल का चोरी करते हो, इतने पर रहो, इससे ज्यादा चोरी करने का औकात भी तुम्हारा नहीं है। और बाकी तो देखिए बड़ा बड़ा औकात वाला है कि उससे 100 करोड़ रुपया लूटा, तुम तो पेट्रोल का फर्जी वाउचर बनाते हो। तो भैया यही काम करो, इतने पर रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जायसवाल जी पर मैं चाहूंगा ये 2 मिनट, सुधीर जी उनके पुराने कोलीग हैं मदन जायसवाल जी, इनसे जरा भी सुन लीजिए। आपने तो सारी बातें बताई दिया, लेकिन सच बात यह है कि व्यक्ति मदन जायसवाल जी, जैसा प्रशांत जी ने कहा, फाउंडर थे और भले आदमी थे, हम लोगों के साथ पदाधिकारी थे। कोई आदमी जोर देकर एक अदना विधायक के टिकट के लिए उनको भाजपा छोड़वा दिया, राजद में लेकर चला गया बेइज्जत करके। और वहां जब चुनाव लड़ा, जिसकी जमानत जब्त हो गई, 6,000 वोट आया, फिर राजद का जिला अध्यक्ष बनता है। राजद का इंस्ट्रूमेंटल उस समय का जो तथाकथित जंगल राज था, उस जंगल राज में कारनामों में शामिल होता है। और उसके बाद फिर बाद में जब वहां लगा कि सफलता नहीं मिलेगी, तो भाजपा में मदन जायसवाल जी किसी प्रकार आए और इसी भाग दौड़ में उनकी मृत्यु हो गई। इस शोक में, इस कपूत के कारण मदन जायसवाल जी इस दुनिया से चले गए। और आज फिर किसी कारण से सांसद बन जाने से कोई नेता नहीं होता है। और बीजेपी का दुर्भाग्य है, जो संजय जायसवाल जैसा आदमी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना, वो अनडेवलप्ड बच्चा के जैसा आज भी चेहरा बनाया रखता है, जैसे विकलांग बच्चे जैसे होते हैं, लेरुआ बच्चा समझते हैं ना, लाल जिसका गिरते रहता है, उसी प्रकार का इसका अपीयरेंस है। और यह व्यक्ति प्रशांत किशोर के खिलाफ क्या लड़ाई लड़ेगा? प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल बात कहा है और तुम्हारे ऊपर बिल्कुल जो है सो जो आरोप लगाया है वह बिल्कुल सही आरोप है। तो अब इस विषय को गंदी भाषा का जो इस्तेमाल कर रहा है, तो प्रशांत किशोर बनने में संजय जायसवाल को अगला जन्म लेना होगा। बाद के जन्म की मैं बात नहीं करता हूँ। और इनके गुरु घंटाल लोग प्रशांत किशोर के सामने नहीं टिकते हैं, तो संजय जायसवाल क्या टिकेंगे? ये तो भाजपा के दुर्भाग्यपूर्ण
नेतृत्वकर्ता और उपज है, ऐसी स्थिति में भाजपा का अध्यक्ष हो जाए। आज भी बेतिया से लेकर कैमूर तक सब जिला का नाम नहीं बता सकता है। मैं दावा करता हूँ अगर एक बार में बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो इसलिए संजय जायसवाल अपनी सीमा में रहे, अपनी औकात में रहे और ज्यादा फड़फड़ाए नहीं। और प्रशांत किशोर के बारे में बेबुनियाद बात कहने से आपका कोई व्यक्तित्व ऊंचा नहीं होगा, बल्कि बहुत ही आप जिस औकात में उसी औकात में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बस कंक्लूड कर लें। चूँकि बोले हैं कि मेरा जन्म बक्सर में हुआ है, आदमी को ये भी नहीं पता है मेरा जन्म बक्सर में नहीं हुआ है, रोहतास में हुआ है, करगहर में हुआ है, वो भी उसको नहीं मालूम। जिस हिंद महासागर की बात कर रहा है तो भैया हिंद महासागर को डूबो ऑस्ट्रेलिया जाएगा, तमिलनाडु जाएगा। भाई आपकी सरकार है बिहार में और लोग मानते हैं कि भैया नरेंद्र मोदी का नारा है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। आप इतने बड़े नेता हैं, आपके पास सबूत मिल गया है तो पत्रकारों को काहे दे रहे हो? कल अमित शाह आए थे, उन्हीं को दे देते सबूत। आज हमको ईडी सीबीआई से छापा करके पकड़वा लो, पता चल जाएगा कि किसके पास कितना पैसा है। तो ये फालतू की बात है, ये हमारी गलती है कि इन पर बोलकर वो कीचड़ में कंकड़ फेंकिएगा तो अपना ही शरीर गंदा होगा। तो मैं अब कैमरे में ये भी मान लिया कि हमने हमारी गलती हो गई, कैसे तेल चोर से हमने बात कर दी। देखिए हम ऐसे बात करते नहीं हैं। हम बेतिया में 3 साल पहले पैदल चले, लोगों ने उस समय कहा हमने छोड़ो यार क्या इस पर बोलेंगे। लेकिन जब दिलीप जायसवाल पर बात हो रही थी तो बीच में आदमी उछल कर आ गया और यही फेसबुक पर टीका टिप्पणी करते थे। नीतीश कुमार ने इसको अध्यक्ष से हटवाया था, भाजपा के अध्यक्ष से नीतीश जी ने हटवाया था। फेसबुक पर लिखता था जदयू को तोड़ देंगे, सरकार बना लेंगे, सोचता था मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यही है ना भाई, 60 किलोग्राम वजन है, 80 किलोग्राम में जाकर लड़ोगे तो मार देंगे लोग, मुंह हाथ टूट जाएगा। तो जिस वर्ग में हो उसी वर्ग में लड़ाई लड़ो तो अच्छा लगेगा। बाकी आपके जो बड़े यहाँ नेता हैं, आपके दिलीप जायसवाल जी हैं, मूर्छित होकर गिरे हुए हैं, उनको उठाइए। जो मंगल पांडे जी हैं उनको बताइए कि बता दें कि 2 करोड़ 12 लाख कहाँ से लाए हैं पैसा। ये जो हेलीकॉप्टर वाला नेता है सर्वदलीय अशोक चौधरी, ये बता दे कि 200 करोड़ रुपया का संपत्ति खरीदा है कि नहीं खरीदा है। और सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो बता दे कि भैया हर 2 वर्ष में तुम अपना नाम काहे बदलते हो भाई। सम्राट कुमार मौर्य हुए, मर्डर का इल्जाम लगा तो नाम बदल के राकेश कुमार कर लिए। राकेश कुमार नाम हुआ, उसमें फिर पकड़े गए तो बदल के सम्राट राकेश कुमार सम्राट चौधरी कर लिया। और फिर राकेश कुमार को गायब कर दिया, अब सम्राट चौधरी है। ये सबसे बड़ी जो बात है कि सारे लोग राजद के लोग हैं। आप ध्यान से देखिए, वो चाहे दिलीप जायसवाल हो, वो चाहे संजय जायसवाल हो या फिर अशोक चौधरी हो, ये भाजपा के लोग नहीं हैं, भाजपा में बाद में आए हैं। ये सब ओरिजिनल एक ही फैमिली के चट्टे बट्टे हैं। तो मैंने पिछली बार कहा था कि आज की भाजपा कैलाशपति मिश्रा की भाजपा नहीं है, ये गोविंदाचार्य वाली भाजपा नहीं है, ये ताराकांत झा की भाजपा नहीं है, ये जिन लोगों ने पसीना बहाकर भाजपा बनाया उसकी भाजपा नहीं है। तो जितने लोग एनडीए को वोट दे रहे हैं बिहार में, भाई देख लो, ये सब रंगा सियार है, ये सब राजद का गुंडा बदमाश लुटेरा है जो आज भाजपा में बैठ के अपना चाल चरित्र चेहरा सुधारने की कोशिश कर रहा है। और भाजपा का दोष ये है कि ऐसे ही लोगों को रखकर सामने ये कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, पूरा बिहार को लूट रहे हैं। अब आपका कोई सवाल होगा तो 2 लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं, सब आप किसी से सवाल कर सकते हैं। विधानसभा में बहाली को लेकर सवाल उठ रहा है, बताइए भाई, मुन्ना जी बहाली के एक्सपर्ट यही है। 400 अभी बहाली हो रहा है और 400 बहाली करने पर हर एक दल के नेता प्रतिपक्ष के भी लोग हैं उसमें, और कोई दल नहीं बचा हुआ है जिनका उसमें बहाली कोटा नहीं दिया गया है। लेकिन जो बहाली हुआ है वो बड़े पैमाने पर पैसा का उगाही किया गया है। इतना ही नहीं, 2020 में भी जब बहाली हुई थी 300 से ज्यादा पद पर, उसमें भी बड़े पैमाने पर पैसा वसूला गया था। विधान परिषद में महाराष्ट्र के लोग बहाली हो रहे हैं। ये इस तरह से पूरा विधानसभा और विधान परिषद
जो संवैधानिक पद पर लोग बैठे हुए हैं उसने उसको तार-तार कर दिया है और एक तरह से बिहार के नौजवानों के साथ भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके साथ धोखा दे रहा है। और नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र बनकर देख रहे हैं कि बिहार के नौजवानों के साथ किस तरह से नाइंसाफी हो रही है। कौन चुप है? हर दिन कहा गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया और जितनी मांग उठाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आधार को डॉक्यूमेंट मान लिया जाए, तो फिर कहाँ मामला बनता है? भाई राहुल गांधी बिहार के लिए नहीं कहें, वो राहुल गांधी ने कल जो मामला उठाया है वो कर्नाटक का मामला है, वो बिहार का मामला नहीं है। और हम लोग बिहार के चुनाव को देख रहे हैं, हम लोग बिहार को देख रहे हैं। ये प्रयास है कि मोदी जी आए तो राहुल गांधी को गाली दे, राहुल गांधी आए मोदी जी को गाली दे, बिहार की बात कोई न करे। आप बताइए, मोदी जी 5 बार आए, एक बार भी बताया कि बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है? क्या बताया कि बिहार में एक गांव जवनिया गंगा के गोद में समाहित हो गया? क्या आपने कोई बयान मोदी जी से सुना? मोदी जी से नहीं सुने तो आप राहुल गांधी से भी नहीं सुने। मोदी जी आकर राहुल गांधी को गाली आ रहे हैं, राहुल गांधी आकर मोदी को गाली दे रहे हैं। भाई उससे बिहार के लोगों का क्या लेना देना है? तुम्हारी लड़ाई दिल्ली की है, उसको तुम बिहार में क्यों लेकर आ रहे हो? बिहार का लड़का तो जब दिल्ली जाता है मजदूरी करने और वहां के लोग उसको अपमानित करते हैं, मारते हैं, तो ना मोदी बोलते हैं ना राहुल गांधी बोलते हैं। जब बॉम्बे में बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को मारा गया, तो एक मारने वाला राज ठाकरे टुटपुंजिया वहां का नेता है, लंपन एलिमेंट है, वो भाजपा का सहयोगी है, और दूसरा उद्धव ठाकरे वो महागठबंधन के सहयोगी है। उस पर किसी ने बोला? तो हम लोग बिहार को विषयांतर नहीं होने देना चाहते, और इसका असर ये है कि जब स्वराज ने पेंशन का मुद्दा उठाया तो आज 1100 पेंशन मिलने लगा। कुछ लोग कह रहा है कि तेजस्वी यादव के कहने को हुआ, तो भाई तेजस्वी यादव तो बीच में 3 वर्ष थे, डिप्टी सीएम थे ना तेजस्वी यादव, कहीं नहीं 600 से बढ़ा के 410 कर दिया। ये जन स्वराज की ताकत है, लोगों की ताकत है, एक नए विकल्प की ताकत है। वृद्धों का पेंशन जो 20 वर्ष 400 से बढ़कर 410 नहीं हुआ, वो आज 1100 हो गया। आशा वर्कर 2 वर्ष से यहाँ संघर्ष कर रही थी, कुछ नहीं हुआ, उनका मानदेय बढ़ गया। आंगनबाड़ी वर्कर उनका सैलरी बढ़ गया, रसोईया की सैलरी बढ़ गई। महिलाओं को 10 लाख रुपया झूठा ही देने के लिए जो 2 लाख रुपए का वादा किया, सबसे पहले मुद्दा किसने उठाया? 2 वर्ष तक किसी के काम पर जू नहीं रहेगा। ये जन स्वराज के साथियों ने घर घर जाकर 1 करोड़ लोगों से जब हस्ताक्षर कराया, तो आज सरकार कह रही है कि उसने 10,000 रुपया का पहला किस्त जारी करेगी। वो भी नहीं करेगा, वोट के समय बेवकूफ बनाने के लिए लोगों से फार्म भरवा रहा है। ये जन स्वराज की ताकत है कि 2015 में जो युवाओं के लिए वादा किया गया था कि अनएम्प्लॉयड यूथ को कम से कम 1,000 रुपया दिया जाएगा, 2 दिन पहले अभी उसकी घोषणा हुई है। लेकिन ये घोषणा सरकार नहीं कर रही है, सरकार में बैठे हुए 4 अफसर कर रहे हैं। इसका प्रमाण देखिए कि नीतीश कुमार ने अपने 15 अगस्त के भाषण में जो यहाँ पर जीविका के लिए जो घोषणा की, उस पर अफसरों ने कहा कि नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग था, वो गलती से मतलब नीतीश जी के मुंह से निकल गया था। तो नीतीश जी को पता ही नहीं है, जो भ्रष्ट अफसर है वो चाहता है किसी तरह ये व्यवस्था बनी रहे ताकि लूट का दौर जो अभी चल रहा है ये आगे भी चलता रहे। यही लोग हर दिन एक नई घोषणा कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कि भाई करेंगे नहीं करेंगे, किसी तरह जनता को बेवकूफ बनाकर वोट ले लो, उसके बाद नेता को देखा जाएगा। हम लोग तो अफसर हैं, हम लोग लूटेंगे ही। इसलिए मेरे भाई, जनता इस बार संभल गई है, वो जान रही है कि तिजोरी का चाबी, इस तिजोरी को इसलिए खोला गया है ताकि जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लिया जा सके। जब गलती से भी जनता ने इनको वोट दे दिया, तो जितने भ्रष्ट हैं, मैं अराजक की बात नहीं कर रहा, ये चारों नेताओं की बात जो हुई है, सब एनडीए के नेता हैं, जदयू भाजपा के नेता हैं,
ये लोग अफसरों के साथ मिलकर लूट मचाए हुए हैं। बिहार में आज जितना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार जीवन में कभी नहीं किसी ने देखा था। और अगर निचले स्तर पर इतना भ्रष्टाचार लोगों को देखना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊपर तक को पैसा पहुंच रहा है। संजय जायसवाल आपका भी राम से इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड थे, बोले 19 करोड़ घाटे में कंपनी 14 करोड़ नुकसान की सूचना देती है। और एक और कंपनी आप पहले आपका भी ट्रेनिंग आरएसएस में हुआ है, आपको उत्तर दे देते हैं। जिस संजय जायसवाल बोले ना कि आपको समझ में नहीं आएगा और आपके नेताओं को भी समझ में नहीं आएगा। जिस राम सेतु पुल की वो रामकी की बात कर रहे हैं, भैया सब लोग नोट कीजिए, हमको संजय जायसवाल पूछते हो। रामकी जो है अयोध्या राम रेड्डी इस संसद में डिक्लेयर्ड देश के सबसे ज्यादा पैसे वाले सांसद हैं, जिनका डिक्लेयर्ड वेल्थ संसद के रिकॉर्ड में देख लेना 750 करोड़ है। कितना है? 750 करोड़। तो वो जो डोनेशन है वही अयोध्या राम रेड्डी ने दिया है। जो मैं बात रोज कहता हूं कि हमको पैसा वो देते हैं जिनको हमने कभी मदद की है। और अयोध्या राम रेड्डी YSRCP के MP हैं। जब सब आते हो ना, सुनो मेरी बात, अरे सुनो ना यार, तो तुम सवाल किए बिना तैयारी के हम उत्तर दे रहे हैं, सुन लो। तुम भैया हो संघ के पत्रकार, सुनो तो मेरी बात, तुम संघ के पत्रकार हो, सब लोग देखो हंस रहा है, तो सवाल आए तो उसका उत्तर सुन लो। अयोध्या राम, सुन तो लो भाई, अयोध्या रामी रेड्डी इस लोकसभा राज्यसभा के सबसे धनी, सबसे ज्यादा डिक्लेयर्ड वेल्थ वाले मेंबर पार्लियामेंट हैं। और उन्होंने अपनी एक कंपनी से धर्म स्वराज को डोनेट किया है, क्योंकि किसी जमाने में जब हम वहां काम करते थे तब अयोध्या रामी रेड्डी MP बने थे। समझ में आ गया? बोले थे ना कि हिंद महासागर में डूबोगे ना तो उसी में निपट जाओगे। वृद्धा पेंशन को लेकर के विपक्ष का कहना है कि ये पेंशन मैंने चालू कराया, 1100 रुपया पेंशन मिल रहा है, लेकिन वो धरातल पे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे बहुत जगह बायोमेट्रिक काम नहीं कर रही है। पेंशन तो मिल नहीं रहा है। जो घोषणा हुई है, कम से कम सरकार, मैंने तो पहले कहा कि घोषणा तो अफसर कर रहे हैं, इस डेस्परेशन में कर रहे हैं किसी तरह सरकार बच जाए कि हमारा सल्तनत चलता है। से घरों तक वो पेंशन नहीं पहुंच पा रहा, मालूम है। लेकिन ये जो बात है कि क्या इसको जांच लिया जाए कि क्या राजद के कहने पर या उनके दबाव में हुआ है। तो भाई राजद पिछले 10 वर्षों में 3 बरस तो तेजस्वी यादव खुद ही डिप्टी CM थे। तो अगर उनको वृद्धों के, विकलांगों के, विधवाओं के पेंशन की चिंता थी, तो जब वो डिप्टी CM थे तो 400 से बढ़ाकर 450 क्यों नहीं किया? आज क्यों ध्यान में आ रहा है? ये पेंशन की बात अगर आप गंभीरता से समझना चाहते हैं, बिहार में इसकी चर्चा ही सबसे पहले प्रशांत किशोर ने की है। और हम झूठ नहीं बोलते इस बातों पर। हम जब यहाँ 2015 में थे तो हमें इसकी जानकारी नहीं थी। जब मैं पदयात्रा में गया, मुझे ये सामने दिखा, तब मैंने ये बात कहनी शुरू की। हमको जो नहीं मालूम है पहले कहते नहीं मालूम है। 2015 में हमने बहुत घोषणा कराई, लेकिन पेंशन की बात हमने नहीं की थी, क्योंकि प्रशांत किशोर को नहीं मालूम था कि नीचे 400 रुपये पेंशन मिलता है और इससे इतनी लोगों की परेशानी है। जब पदयात्रा में हम चले, लोगों की परेशानी समझ में आई, तब से हर भाषण में 3 वर्ष से चिल्ला रहे हैं कि भाई 400 का पेंशन बढ़ना चाहिए।